आज की क्लास में मैं आपके साथ टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूँ और एक सेकेंड टेस्ट सीरीज है। एलटी का जो कोर्स है उसमें एक पोयम है टीएस एलियट का, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफा, उसको लेकर के आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चंस। देयर अबाउट 20 क्वेश्चंस, उसमें 4 और 5 मल्टीपल आपको चॉइस दिया गया है। उसमें से जो करेक्ट है उसको लेके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर टेकिंग दीज क्वेश्चन, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफा यह टीएस एलियट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम। और इस पोयम में उन्होंने एक एजेड मैन की सिचुएशन को बताया है जो कि अनमैरिड है, बट ही इज इन लव विद समवन। जो इसका सेटिंग है टाउन एरिया में है। इसमें उन्होंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को शो किया है, इसमें इन्फेचुएशन है, इसमें लस्ट है, इसमें पैशन है, इसमें जो है इंट्रीग है। so many things you find, so many things you see there. What I want to say, what I want to tell you, whenever you go with these points, तो आपको ये माइंड मेकअप करना होगा कि इसको जो है फ्री वर्ड्स में भी इसका इसमें यूज किया गया है। उस फ्री वर्ड्स के अलावा यू फाइंड की मटेरियलिस्टिक लाइफ और जो 20 सेंचुरी था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका समय, उसके बाद का जो लाइफ में जो तब्दीलियां आई थी, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ पे बातें कही गई है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, and this question you will get here. If it's visible, let me know. I think it's visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, okay. One thing here I would like to mention that we are running this class under the banner of JS English Literary Society Allahabad, that was founded by some eminent professors in Allahabad in 2004. Until now, JS English Literary Society, it has credited more than 350 uh, teachers were selected from using this platform, and now they are servicing in nation building. They are giving their service, and it's your chance. And just here, I want to tell you that today I'm going to discuss. Yeah, today I've taken a test series that is for LT, test series 2, and it's you find here कि ये जो टेस्ट सीरीज है, दिस टेस्ट सीरीज इज on love song of J. Alfred Prufrock, that is the poem of T.S. Eliot, Thomas Easton Eliot, born American poet but got citizenship of England. From the first question, which of the following is incorrect? इनमें से कौन एक incorrect है? The love song of J. Alfred Prufrock, commonly known as Prufrock. चाहे आप Prufrock वर्ड यूज करिएगा या पूरा पोयम The love song of J. Alfred Prufrock. सुजीत, आपने अपने आप को क्यों म्यूट, सुजीत म्यूट करिए। सो यू फाइंड कि इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्राक, कॉमनली नोन एज प्रूफ्राक, जो लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रेड प्रूफ्राक है, इसको इस पोयम को हम प्रूफ्राक के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट प्रोफेशनली पोयम बाई अमेरिकन पोएट, इस पोयम को किसके नाम से जाना जाता है? प्रूफ्राक के नाम से। और यह पहला प्रोफेशनली पोयम था अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट टीएस एलियट। टीएस एलियट का यह पहला पोयम था जो अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट है, मतलब कि उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और 1888 में उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। 1965 में उनकी मौत इंग्लैंड में हुई थी। उनको इंग्लैंड की नागरिकता प्राप्त होती है। और तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये पहला वाला जो पॉइंट है ये सही है और इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सही है। इसमें तो इसमें सही का मतलब क्या है कि इसमें आपको गलत ढूंढना है। तो ये फैक्ट सही है। इस फैक्ट में आपको क्या मिला कि प्रूफ्राक या लव सॉन्ग ऑफ जेल्फ्रे प्रूफ्राक एक पोयम है जो किसने लिखा है? ब्रिटिश अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट टी एस एलियट ने, जिनका जन्म 1888 में हुआ, डेथ 1965 में हुई है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इट पब्लिश्ड इन जून 1915। यह जो पोयम है 1915 ईस्वी में पब्लिश हुआ है। इशू ऑफ पोइट्री, ये पहली बार जब आई है 1915 ईस्वी में। इशू ऑफ पोइट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स, एक मैगजीन थी या जर्नल था जिसका नाम था पोइट्री कोलन मैगजीन ऑफ वर्स, एट द इंस्टिगेशन ऑफ एजरा पाउंड, एजरा पाउंड के कहने पर। तो ये दूसरा पॉइंट भी सही है। एजरा पाउंड के कहने पर ये जो पोयम है 1915 ईस्वी में, और इस पोयम के लेखक का नाम टी एस एलियट है, जो अमेरिका में पैदा हुए थे। इंग्लैंड में उनकी मौत हुई है। ये पोयम 1915 ईस्वी में एजरा पाउंड के कहने पर, एजरा पाउंड वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ टी एस एलियट एंड ही हैज अ गुड बॉन्डिंग, he has a good friendship, he had a good friendship and he had a good bonding दोनों के बीच में। तो पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स में पोयम पब्लिश हुई है। इट वाज लेटर पब्लिश्ड इन 1917 इन प्रूफराक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। ये जो पोयम है, पहली बात तो मैगजीन में 1915 में पब्लिश हुई है, बाद में 1917 ईस्वी में एक किताब में पब्लिश होती है। उस किताब का नाम है प्रूफराक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, और ये घटना कब की, 1917 ईस्वी की है। ये भी बात सही है, इसका मतलब कि ए बी सी तीनों फैक्ट सही है। चौथा फैक्ट है, इट इज सीन एज हिराल्डिंग अ पैराडिग्मेटिक कल्चरल शिफ्ट फ्रॉम लेट 19th century romantic words and Georgian lyrics to modernism. So you find here कि ये जो एक तरह का चेंज है, यहाँ पर आप देखते हैं कि इट इज सीन एज हिराल्डिंग a paradigmatic cultural shift from late 19th century romantic वर्ड्स। यह पोयम है जो बड़ी तब्दीली लाती है किसमें, रोमांटिक वर्ड्स, जो उस समय की जो रोमांटिक पोयम था, चाहे जॉर्ज कीट्स ने लिखा, पीवी शेली ने लिखा, वर्ड्सवर्थ ने लिखा, उनका जो लिखने का तरीका था, और जो बाद में जॉर्जियन लिरिक्स आया, और जो बाद में मॉडर्न एज आता है, उस सब में एक तब्दीली लाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तब्दीली आती है। तब्दीली कैसे आती है कि जो टी एस एलियट थे, उन्होंने थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी को जन्म दिया, और इस पोयम में आपको उनका थियरी देखने को मिलेगा। इस पोयम में ऑब्जेक्टिविटी है, इस पोयम में मिथ है, इस पोयम में एल्यूजन है, इस पोयम में अर्बन डिक्शन है, इस पोयम में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर को लेकर के बात कही गई है। जबकि जो रोमांटिक एज की पोयम्स होती थी उसमें पर्सनालिटी होती थी, सब्जेक्टिविटी होती थी, पोएट की पर्सनालिटी नजर आती थी। तो इस लिहाज से ये पोयम जो है रोमांटिक वर्स और जॉर्जियन लिरिक्स से अलग है। इट हैज 139 लाइन्स, ये गलत है। इसमें जो टोटल लाइन है 140 लाइन्स है, ना कि 139 लाइन्स है। इफ यू सी द आंसर, इफ यू सी द आंसर यू फाइंड हियर इट हैज 140 लाइन्स। इसका मतलब आपको जो करेक्शन करना, करेक्शन किसमें करना है, जो आपका ऑप्शन वन का जो ऑप्शन ई है उसमें करेक्शन करना है। 139 की जगह क्या लिखना, 140 लाइन। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप पहला क्वेश्चन आपका कवर हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम, डिड यू गेट इट? Yes, ओके sir. देन, Clear. नाउ देयर इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक का हिस्सा नहीं है? इलियट नरेट्स द एक्सपीरियंस ऑफ प्रूफ्राक using the stream of consciousness technique developed by his fellow modernist writers। सही बात है, एलियट ने जिस टेक्निक का यूज किया है वो लगभग लगभग स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक होता क्या है, अनब्रोकन फ्लो ऑफ आइडियाज, विचारों का एक ऐसा प्रवाह जो बगैर टूटे हुए चल रहा है, और उसमें आदमी की मन स्थिति का उजागर किया जाता है, जो हलचलें हैं, जो उसके थॉट है, जो उसके विचार है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, न कि आदमी के शारीरिक बनावट की। तो एक आदमी अंदर से क्या सोच रहा है उसको लेकर के बात की जाती है। सो हियर यू फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द पोएम लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। Eliot narrates the experience of Prufrock using the stream of consciousness technique developed by his fellow modernist writers। बिल्कुल इसमें stream of consciousness technique का यूज किया गया।
दूसरा पॉइंट है द पोयम डिस्क्राइब्ड एज अ ड्रीम ऑफ लिटरेरी एंगिस। जो पोयम है इसमें एक तरह का ड्रीम ऑफ लिटरेरी एंगिस डिस्क्राइब किया गया है कि एंगिस का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट की जो राइटर एज अ ड्रामा, सॉरी नॉट ड्रीम, ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंगिस, कि यह एक तरह का ड्रामा ऑफ लिटरेरी एंगिस है। लिटरेरी एंगिस क्या होता है, इसमें एक कष्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे शो किया गया है। इज अ ड्रामेटिक इंटीरियर मोनोलॉग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो पोयम है या किसका एग्जाम्पल है, इंटीरियर मोनोलॉग का एग्जाम्पल। इंटीरियर माने अंदर का, मोनो माने सिंगल, लॉग माने स्पीकर। अंदर से जो एक करेक्टर है उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या हलचल हो रहा है, उसको लेकर के या उसको बताने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया गया उसको इंटीरियर मोनोलॉग कहा गया। ऑफ एन अर्बन मैन, और वह जो आदमी है अर्बन है, विलेज का नहीं है। स्ट्राइकन विथ फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन, उसमें एक फीलिंग आती है कि वह अकेला है। एंड एन इनकैपेसिटी, और उसके अंदर क्षमता नहीं है फॉर डिसीजिव एक्शन, कि वह कोई एक्शन ले सके। दैट इज सेड टू टू एपिटमाइज फ्रस्ट्रेशन and importance of the modern individual and represent towards desire and modern disillusionment। और जो यह दिखाता है कि वह मॉडर्न एज में एक ऐसे आदमी को दिखा रहा है जो फ्रस्ट्रेटेड है, और साथ ही साथ और उसकी जो इच्छा है कि वह कुछ प्रेजेंट करना चाहता है लेकिन वह कह नहीं पा रहा, तमाम उसमें डिसइल्यूजनमेंट वगैरह है। तो ये बात भी सही है क्योंकि प्रूफराक में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जो पोयम है वो इंटीरियर मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है। जो कैरेक्टर प्रूफराक है वह अर्बन मैन है और वह इनडिसिसिव है, वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अपनी चीजों को टाल रहा है। और उसमें दिखाया कि उसमें फ्रस्ट्रेशन है, उसमें एलियनेशन है, उसमें एलोनीलीनेस है। और ऐसा लगता है कि जैसे ही वांट्स टू से समथिंग बट unable to express his views, his emotions, he is unable to share his views, his emotions and feelings। तो सी भी सही है। प्रूफराक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन द पोएम, सी गलत है। प्रूफराक में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बल्कि प्रूफराक में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की जगह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, INFERIORITY। तो जो सही होगा मतलब क्वेश्चन 2 में जो प्रूफराक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी जगह क्या होनी चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है डी की प्रूफराक लैमेंट्स हिज फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इनर्शिया, की प्रूफराक में जो भौतिक और जो आप कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता नहीं है। द लास्ट अपॉर्चुनिटीज, और वह बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं इन हिज लाइफ एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, और उसमें आध्यात्मिक उन्नति करने की क्षमता नहीं है। एंड इज हॉन्टेड बाई रिमाइंडर्स ऑफ अनअटेन्ड कार्नल लव, और एक उनको जो लव मिलना चाहिए था उस लव को प्राप्त नहीं कर पाते, तो वह चीज उनको बार बार हांट करता रहता, परेशान करता रहता। तो आई थिंक यू गॉट, और उसका आपको पूरा मीनिंग समझ में भी आ रही कि पोयम में क्या बताया गया, क्योंकि आई हैव एक्सप्लेन दिस पोयम। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु वाज द एडिटर ऑफ द मैगजीन पोइट्री, अ मैगजीन ऑफ वर्स, इन विच द पोयम प्रूफ्राक पब्लिश्ड। उस एडिटर का नाम बताइए जिसपे पहली बार ये पोयम अ मैगजीन ऑफ वर्स पब्लिश हुआ था। हैरियट मोनरो, एजरा पाउंड, हेनरी जेम्स, जेम्स जॉयस। तो इसमें हैरियट मोनरो है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मैगजीन जिसमें 1915 ईस्वी में पहली बार ये जो पोयम है पब्लिश हुआ था, उसके पब्लिशर का क्या नाम था, हैरियट। उसके एडिटर का नाम हैरियट मोनरो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहली बार जो प्रूफराक पोयम है ये 1915 में पब्लिश हुआ था मैगजीन में जिसका नाम है पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स। ये तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके एडिटर का नाम था हैरियट मोनरो। लेकिन जब दोबारा पोयम पब्लिश हुआ 1917 ईस्वी में और किताब की शक्ल में आया, मतलब एक पूरा कलेक्शन ऑफ द पोयम आया था जिसमें 12 पोयम्स थी, तो उसका क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पोयम, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टेक्स्ट। अभी बताए थे ना प्रूफराक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। तो ये पोयम दो बार, एक बार मैगजीन में आई है और एक बार एंथोलॉजी में आई है, पोइट्री का एंथोलॉजी में उसमें आया हुआ है। दोनों चीजें आपको समझना है।
इन जून 1917 द इगोइस्ट, जून 1917 में जो द इगोइस्ट है जो एक जर्नल था, स्मॉल पब्लिशिंग फर्म, जो एक स्मॉल पब्लिशिंग फर्म था, रन बाय डोरा मार्लिन, किसके द्वारा रन किया जा रहा था, डोरा मार्लिन के द्वारा, पब्लिश अ पैम्फलेट, उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया इन टाइटल प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने एक पैम्फलेट पब्लिश किया जिसका क्या नाम था, प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, लंदन में पब्लिश होता है और इस पैम्फलेट में 12 पोयम टीएस एलियट की पब्लिश होती है। क्वेश्चन जो है, विच पोयम ऑफ एलियट वाज फर्स्ट इन दिस पोएटिक वॉल्यूम, जो ये पोएटिक वॉल्यूम था इसमें टीएस एलियट की पहली पोयम कौन सी है, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी नहीं, हिस्टीरिया नहीं, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट नहीं, लव सॉन्ग ऑफ जे आल्फ्रेड प्रूफ्राक डी। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, जून 1917 में एक जो है फर्म है द इगोइस्ट, जो एक स्मॉल पब्लिशिंग फर्म है, उसके जो रन किया जाता था डोरा मार्लिन के द्वारा, इन्होंने एक पैम्फलेट छापा जिसमें प्रूफ्राक की 12 पोयम साथ में पब्लिश होती है और उसी का नाम रखा गया प्रूफ्राक एंड अदर ऑब्जर्वेशन। इसमें 12 पोयम आती। क्वेश्चन ये है कि इसमें टीएस एलियट का पहला पोयम कौन सा था, उन 12 पोयम में से पहली पोयम, तो जो पहली पोयम है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी प्रूफ्राक का पोयम का नाम है, हिस्टीरिया प्रूफ्राक की पोयम का नाम है, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट प्रूफ्राक की पोयम का नाम है। लेकिन आपके क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा, डी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 पीजीटी में पूछा जा चुका। हु हैज रिटेन द आर्ट ऑफ टीएस एलियट, डब्ल्यू एच आर्डन, एडवर्ड एल्बर्ट, हेलेन गार्डनर। इसको लिखने वाली सी हेलेन गार्डनर रही है, सी आंसर है। हेलेन गार्डनर ने किताब लिखा है द आर्ट ऑफ टीएस एलियट, 2 बार पीजीटी में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टीएस एलियट्स बायोग्राफर, टीएस एलियट के बायोग्राफर का क्या नाम था, जो टीएस एलियट के बायोग्राफर के थे, 6 का ए लिंडाल गार्डन। जैसे आपने अभी पढ़ा हु हैज रिटेन द आर्ट ऑफ टीएस एलियट, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, हु वाज टीएस एलियट बायोग्राफर, लिंडाल गार्डन। और एजरा पाउंड टीएस एलियट के बहुत अच्छे दोस्तों में थे इन्हीं के कहने पर जो प्रूफ्राक पोयम है ये पहली बार पब्लिश हुआ, इन्हीं के कहने पर टीएस एलियट ने द वेस्टलैंड को मिनिमाइज किया, शॉर्ट किया। इवनिंग इज लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल आकर्स इन द पोयम, ये लाइन है किस पोयम से ली गई है, 7 का ये सही है, लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक से लिया गया। बहुत फेमस लाइन है जिसमें जो खूबसूरत इमेज है उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि इवनिंग को उन्होंने पेशेंट के रूप में देखा है, और जबकि पेशेंट इवनिंग नहीं है, इवनिंग को पर्सनिफाइड कर दिया गया है। पेशेंट खुद कौन है, प्रूफ्राक है, प्रूफ्राक में हिस्टीरिया है, प्रूफ्राक में एनेस्थीसिया है, प्रूफ्राक में आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उस चीज को उन्होंने इवनिंग के माध्यम से दिखाया है कि जो पेशेंट के समान है, जिसको ईथर दिया गया है, जिसको ऑपरेट करने जा रहा है डॉक्टर, तो ऐसा इमेज उन्होंने दिया है। नेक्स्ट लाइन है, लेट अस गो यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये भी जो है लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्राक से, 8 का डी सही है। लेट अस गो यू एंड आई ये पहली लाइन है पोयम की। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द पोयम प्रूफ्राक, जो प्रूफ्राक है ये नया क्वेश्चन है, मुझे भी अगर मैं कहूँ पहली बार मिला है तो रियली में ये चीज रहा है। उसका एक सब टाइटल भी है, शुरू में पोएट ने यही सोचा था इसी नाम से आएगा, प्रूफ्राक एमंग द मेन, प्रूफ्राक एमंग द वुमेन, तो सेकंड सही है, 9 का बी। प्रूफ्राक एमंग द वुमेन पहले ये इसी नाम से आने वाली थी कविता, तो जो 9 का बी है वो इसका सब टाइटल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल इज अ पोयम, जो लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल है एक पोयम है ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग का। और ये पोयम पब्लिश हुआ था उनकी किताब प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स, प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स हिल में 1888 में, जब टीएस एलियट का जन्म होता है तब ये पोयम आती है, इस किताब में पब्लिश होती है। इट हैज द इम्पैक्ट ऑफ एलियट्स विच पोयम, ये जो रुडयार्ड किपलिंग का जो पोयम है द लव सॉन्ग ऑफ हर दयाल,
इसका असर टीएस एलियट की किस पोयम में था? तो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। टाइटल भी देखिए बहुत समानता है, वहां पे है द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल और यहाँ पे है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल एक किसका पोयम है? रुडयार्ड किपलिंग का है, जो किस पे पब्लिश होता है? प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल। इस पोयम का असर टीएस एलियट की किस पोयम पर है? लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक पर है। द एपिग्राफ ऑफ द पोयम, पहली बार जो पोयम का एपिग्राफ है जो उन्होंने प्लान बनाया था, हैज बीन टेकन फ्रॉम बट नॉट एडेड। ये पहली बार उन्होंने प्लान बनाया था कि इसको मुझे लेना है, लेकिन उन्होंने एडेड नहीं किया। ये कहाँ से लिया गया था? शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड, जॉन कीट्स का द फॉल ऑफ हाइपेरियन, दांतेस परगेटोरियो। ये पहली बार दांतेस के परगेटोरियो से लिया गया था। रिमेम्बर दैट, पहली बार जब उन्होंने प्लान बनाया कि हमें जो है एपिग्राफ का यूज करना है, तो वो उन्होंने कहाँ से लिया था? दांतेस के परगेटोरियो से। लेकिन उन्होंने इसको ऐड नहीं किया, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, जो दांते ने इन्फर्नो नाम से जो उन्होंने एपिग्राफ या लाइन ली हुई है, जो लाइन नंबर 61 से 66 है, वो जो है उसमें जोड़ा गया है। तो आपको बस इतना जानना है, यद्यपि इस क्वेश्चन का बहुत कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि ये जब जोड़ा नहीं गया तो महत्व नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है कि आपको ये पता हो जाए कि टीएस एलियट ने पहली बार जो उनके दिमाग में आया था कि मुझे जिस एपिग्राफ को जोड़ना है लव सॉन्ग ऑफ जेलफुल प्रूफ्राक पोयम में, वो पहले उन्होंने प्लान बनाया था कि दांते के परगेटोरियो से। लेकिन एक्चुअली उन्होंने क्या किया था? क्वेश्चन नंबर 12 जो है, टीएस एलियट यूज्ड एपिग्राफ इन द पोयम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दांतेज इन्फर्नो। टीएस एलियट ने लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड प्रूफ्राक में जो उन्होंने जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा हुआ है? जो उन्होंने एपिग्राफ जोड़ा हुआ है वो दांते के इन्फर्नो से लिया गया है, 61 से 66 से। नेक्स्ट है विच पोयम ऑफ टीएस एलियट रिलेज द थॉट्स ऑफ अ सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मिडिल एजेड मैन। वो मिडिल एजेड मैन कौन है? वो आपका प्रूफ्राक है, जिसकी उम्र करीब करीब 35 साल की है। वो कौन सी पोयम है जो एक मिडिल एजेड मैन को लेकर के डील करती है, जो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, हु वांट्स टू से समथिंग, जो कुछ कहना चाहता है, बट इज अफ्रेड टू डू सो, लेकिन वह ऐसा कहने से डरता है, एंड अल्टीमेटली डज नॉट, और वह कह नहीं पाता। वो कौन सी पोयम है? तो 13 का डी। डी में ये बात, प्रूफ्राक में ये बात आपको नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव मीजन माई लाइफ विद काफी स्कूल। ये कहाँ पे लिया गया? 14 का डी, प्रूफ्राक की ये लाइनें हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो लाइफ है मॉडर्न एज की इतनी मैकेनिकल है, ऐसा लगता है कि जैसे हम उसको रुपए और पैसों की तरह गिनते हैं, और कौन सा दिन कितना दिन कहाँ खर्च किए सब पता। इस इमेज को उन्होंने ले लिया, आई हैव बीजन माई लाइफ विद काफी फूड। इन विच फॉर्म द पोयम प्रूफ्राक इज रिटन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रूफ्राक जो पोयम है इस किस फॉर्म में लिखा गया है? इंटीरियर मोनोलॉग, 15 का डी। हु ट्रांसलेटेड उमर खयाम से रुबाइयत। ये भी क्वेश्चन पीजीटी में पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उमर खयाम की रुबाइयत का ट्रांसलेशन किसने किया है? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने। 16 का ये सही है। हु हैज रिटन द सॉन्ग गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। ये किसने लिखा हुआ है? जॉन डन की ये पोयम है। तो ये सब पोयम बहुत इंपॉर्टेंट। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार जॉन डन का पोयम है। उमर खयाम जो पर्शियन पोएट थे, उनका एपिक रुबाइयात है, उसका ट्रांसलेशन किसने किया? एडवर्ड फिट्जजेराल्ड ने किया हुआ है। नेक्स्ट है, इन द पोयम प्रूफ्राक प्रेज अटेम्प्ट लॉर्ड एंड एडवाइज द प्रिंस रिफर्स टू। पोलोनियस को रिफर करता है। क्यों? क्योंकि पोलोनियस जो है अटेंडेंट रहता है किसका? हैमलेट में जो ड्रामा है, उस ड्रामा में अगर आप देखेंगे तो हैमलेट का अंकल है जिनका नाम है क्या नाम है उनका? जस्ट मिसिंग। क्लाउडियो। क्लाउडियस। क्लाउडियस जो अंकल है, उनके अटेंडेंट जो है पोलोनियस है, तो पोलोनियस का जिक्र प्लूटार्क पोयम में किया गया है। और उनके लिए जो आया हुआ फ्रेज वह है अटेंडेंट लॉर्ड और एडवाइज द प्रिंस। अगर एक कभी क्वेश्चन आता है कि ये दोनों किस कैरेक्टर के लिए आया हुआ, तो पोलोनियस के लिए, क्योंकि पोलोनियस क्या था? अटेंडेंट था जिसका जिक्र हेमलेट, वो कहते हैं ना प्लूटार्क की, आई एम नॉट द किंग हैमलेट और पोलोनियस, इस तरह से, नॉट अटेंडेंट।
देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट। बहुत फेमस लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? ये भी प्रूफ्राक की पोयम से ली गई है। और इस पोयम का मतलब क्या है? 19 का ये डिले इन एक्शन इसमें दिखाया गया है। तो देयर विल बी द टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट शोज डिले इन एक्शन दिखाता है। तो पोयम की जो थीम है वो डिले इन एक्शन है, जिसको प्रोकास्टिनेशन भी कहा जाता है, जो हैमलेट के भी कैरेक्टर में देखने को मिलता है। आई एम लेजारस कम फ्रॉम द डेड to have squeezed the universe into the ball is the part of, ये भी प्रूफ्राक का है। लेजारस एक कैरेक्टर है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कहाँ से आए हुए हैं, पाताल लोक से आए हुए हैं, या जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है वहां की से आए हुए, और वह हकीकत को बताते हैं। तो ये लाइन भी कहाँ से ली गई है? वहीं से ली गई है, प्रूफ्राक से। तो देर वर द 20 क्वेश्चन। अगर कुछ और क्वेश्चन मिलेगा तो मैं टी एस एलियट के लाइफ और जो द वेस्टलैंड है उसके साथ में लेकर के आऊंगा। लेकिन एक नई एक चीज शुरुआत हुई है, तो ऑलवेज यू विल गेट 10 और 20 क्वेश्चन, एक सीरियल में वो चलता रहेगा। अब अगर मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है, इफ यू हैव एनी डाउट या यू वांट टू से समथिंग, तो यू कैन इफ यू हैव एनी सजेशन, बिकॉज इट्स योर टाइम। बहुत दिन बाद मैं आपसे मुखातिब